Hello everyone, welcome to our YouTube show, The Thinker's Corner. Hello Raju, welcome to our show. How are you? थैंक यू नीरज जी। हम दोनों भाई है जो पहली बार हमारे फैमिलीज में यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। पुणे तक गए नहीं, कभी वो देखा नहीं, नागपुर भी कभी देखा नहीं। LKG टू PG हमारा 1 लाख रुपए में भी पूरा इन्वेस्ट नहीं। हमारे साथ यूके में लोग तो 50-50 लाख रुपए आराम से खर्च करने वाले लोग मिलते हैं, और 6 महीने में मुझे पुणे छोड़ना पड़ा। इतना बड़ा इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है, एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जर्नी आपने जैसा बताया कि कहाँ से आप एक छोटे से गांव से निकलकर इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए। our people should not stick to करेंगे और वही हमके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वही हमारे लिए सेवियर बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पुणे में जाओगे तो आपको लोग नहीं देखेंगे, मतलब अपने जैसे सरनेम से कोई नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। पवार, कांबड़े, केंद्रे, बिंद्रे, ऐसे गवर्नमेंट का डाटा तो बोलता है कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन 20% है, शेड्यूल ट्राइब का 15 है, ओबीसी का 30% है। तो उसमें फर्ग्यूसन कॉलेज, ऐसा मुझे कॉलेज पता नहीं था एक जमाने में, वहाँ पे पढ़ रहे। जिस क्या है आपका प्लान? नालंदा एकलव्य जैसे किमान सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। 50 लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया, वर्कशॉप्स किए, वर्चुअल मेंटरशिप दिया। तो करगिल ये माइनॉरिटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो सब मुस्लिम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, JNU की जो मैडम है अपनी, थैंक यू फॉर दैट कि आपने NOS के और बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे बच्चों को गाइड किया। यूएस में ग्लोबल में जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत तगड़ा है। होने के बाद बहुत सारा मीडिया कवरेज मिला, बहुत सारा रिसोर्सेस हमको ओपन हुआ। बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट शिरोनिंग है। अभी लास्ट पायलट बैच में हमने 100-150 बच्चों को ट्रेन किया, उसमें से 50 बच्चों को शेयर दैट कि अपने कोर्स में 8-10 लोगों को कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल लड़की वो स्टोरी सेल कर रहे हैं अपना अच्छे से। 10 साल भी नहीं, 5 साल के अंदर अंदर ऑलरेडी प्लान इन योर माइंड। 10 सालों से सपना था कि या शाहू महाराज ने जो एफर्मेटिव एक्शन का काम किया, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दोनों यूनिवर्सिटी में 200 नोबेल। जैसा कांसीराम जी ने कहा कि हमारी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अपने 4 स्कॉलर गए ट्राइबल कम्युनिटी से। आप एक प्रेरणा स्रोत हो तो शायद आप फिल्में देखते हैं। असुरन है, काला, मतलब पारंजित के तो सभी मूवी मतलब कि वो थोड़ा सा अमेरिकन पॉलिटिक्स या वो पॉलिटिकल ड्रामा है, हिसाब से मुझे वो आरक्षण में हमारा जन्म सिद्धांत याद दिखा। वो तुम्हारे माँ को बोलो कि तुम्हारे पास जमीन होगी तो छीन लेगा, तुम्हारे पास बस शिक्षा होगा तो कोई मतलब। Hello everyone, welcome to our YouTube show, The Thinker's Corner. I'm your host Neeraj, and today we have a remarkable guest with us, Raju Kendre. He is the founder and CEO of Eklave India Foundation, a true social entrepreneur who has defied the odds. Coming from a nomadic tribal family in Vidarbha, where education was a distant dream, Raju's own life story is a profound source of inspiration. In 2017, he founded the Eklave India Foundation with a mission to promote higher education and learning among first generation learners. In the last 6 years, the Eklave India Foundation has conducted career awareness workshops for 25,000 students from rural and tribal regions, helping 1,200 first generation learners secure admissions to top notch universities and fellowship programs. This effort has provided a cumulative 0.7 million hours of mentorship and career guidance. Raju holds a master's degree in social work from the Tata Institute of Social Sciences, Tuljapur, and recently completed his MSc in Development Studies from prestigious SOAS University of London on achieving scholarship offered by the Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO UK. Raju's tireless efforts toward promoting higher education and learning in marginalized communities has earned him widespread recognition. He is a fellow at the Royal Society of Arts, a FRSA, a TEDx speaker, and a recipient of the INLAX Social Engagement Fellowship. Raju was featured in Forbes India 30 under 30 list and Hindustan Times 30 under 30 list for 2022. Furthermore, he has been listed on LinkedIn's top voices list under the social impact category and recently received the India UK Achievers Award for his remarkable contribution. Raju's visionary dream is to establish an interdisciplinary university in central India dedicated to uplifting historically marginalized populations and nurturing effective leadership across all sectors. So, hello Raju, welcome to our show. How are you? थैंक यू नीरज जी, इतना एकदम डिटेल में इंट्रोडक्शन देने के लिए।
It is a pleasure to be here. Thank you very much. हम पहले सवाल से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी जो रही है, आपका बैकग्राउंड है, हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि किस तरीके से आप एक नोमैडिक ट्राइबल रीजन से आते हुए आपने तमाम हायर एजुकेशन की पढ़ाई अलग-अलग संस्थानों से की। तो ये आपकी जर्नी कैसी रही? आप could you tell us something more about your journey, your background, that like what was your Yeah. motivation behind all this process? Neeraj bhai, thank you first of all for creating this platform and starting this wonderful initiative. And you are engaging such good people, except me. But the journey is like, you are first generation students. एंड इंडिया में जितने भी फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, तो इंडिया में इस पे बहुत कम डिस्कशन होता है। आप यूके में हो, यूएस में बहुत सारा इस पे काम होता है, बात होती है, चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। तो मुझे लगता है कि जो हर एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर का या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कमिंग फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज, इवन आप आर्टिस्ट भी ले लो, तो उनका जो जर्नी रहता है, जो उनका जो स्ट्रगल रहता है, तो मेरे साथ भी, तो ये कुछ यूनिक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऐसे आज भी हजारों लाखों यूथ है इस तबके से जो आज भी इस सारी समस्या से गुजर रहे हैं या जा रहे हैं। विदर्भ रीजन इज लाइक, दो इज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट इज सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर में वो काफी अंडर डेवलप है, काफी पीछे है। तो उस रीजन से मैं आता हूँ। माँ पिताजी का मेरे मुझे एजुकेशन कंटेक्स्ट में बात किया जाएगा तो उनके उस दौरान 70s 80s में, बिकॉज ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे कुडंट कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन दैट टाइम। मतलब मेरे माँ पिताजी का शादी है, माँ एट द जॉब 7 एंड माँ पिताजी 9 उम्र के तब हुआ था। और नोमैड में पुराने, मेरे कम्युनिटी अभी सेटल्ड है, बट उस पुराने का एक नोमैड्स में कल्चर रह चुका है, अर्ली चाइल्ड मैरिज का। तो उस बैकग्राउंड से फैमिली आती है। हम दोनों भाई है जो पहली बार हमारे फैमिलीज में यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, समझो। तो जो पूरा जर्नी रहा है, मतलब आंगनबाड़ी से, अब बोलते केजी, अभी बोलते एलकेजी वगैरह, तो गांव का स्कूल, गांव का आंगनबाड़ी, उसमें जिला परिषद गवर्नमेंट का स्कूल, वहां तक पढ़े। फॉर्चुनेटली मुझे मतलब सोशल जस्टिस हॉस्टल में रहने का मौका मिला। वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हर कम्युनिटी से बच्चे आते थे, SC ST NTD OBC। तो वो मेरा पहला सेंसिटाइजेशन अच्छा हुआ कि हर तबके से लोग आ रहे। मैं मतलब वहाँ पे मैं पढ़ा, मतलब गवर्नमेंट स्कूलिंग के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब गया था तो वहाँ पे रहने का मुझे मौका मिला। बाबा साहब का जो मतलब सब काम है, हिस्टोरिकल एफर्मेटिव एक्शन, सब चीज़ों की वजह से हम वहाँ तक पहुँच पाए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक 12th तक, हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई हुआ, बट वहाँ पे हॉस्टल में रहना हुआ। तो काफ़ी चीज़ें जब गांव छोड़ के आप जाते हो तो जो स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब मेरे जर्नी में इंटरेस्टिंग ये हर किसी को, मतलब जब मैं पैदा हुआ था या मैं जब 7वीं तक, मतलब हायर सेकेंडरी तक, मुझे मेरा गांव या मेरा बाजार का गांव है, करीब का गांव, वही मेरे लिए पूरा US UK वाशिंगटन लंदन टाइप, मतलब अपना दुनिया, अपना सोच ही उतना था। एक्सपोजर नहीं, कभी फैमिली से कोई लोग पुणे तक गए नहीं, कभी वो देखा नहीं, नागपुर भी कभी देखा नहीं, समझो। तो वही दुनिया लगता था। बट जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए तब लगा कि यार बुल्ढाना, मतलब अपना बुल्ढाना वैसे Tier 3 सिटी है, बट दो इस डिस्ट्रिक्ट प्लेट, बस वो छोटा बड़ा गाँव ही बोलते हैं हम उसको। बट तो जैसा जैसा आप मोबिलिटी लेते हो वैसा वैसा आपका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मेरे लाइफ में भी वैसा ही हुआ, हर एक फर्स्ट जनरेशन अगेन के साथ होता है। फिर पुणे, नागपुर, बुलढाना के बाद जब पुणे जाने का मौका मिला, मतलब 12th के बाद पहली बार लगा कि कलेक्टर होना चाहिए। मतलब घर में एक वारकरी कम्युनिटी का एक्सपीरियंस, मतलब एक संत तुकाराम, ये सब एक कल्चर रह चुका है बचपन से। और थोड़ा सा मैं भी हॉस्टल में रहा था 5 साल, तो मेरे पे वो सेंसिटाइजेशन था, पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ना। तो मतलब बचपन तो पूरा, जैसा कि हर बचपन बहुत सारी स्टोरीज है उसके पीछे, बट हर स्टोरी समझो जो हमको फेस करना पड़ता है एकदम हर चीजों में, स्कूल के बारे में कि भाई पूरा हमारा जर्नी भी देखोगे आप कि LKG टू PG हमारा 1 लाख रुपए में भी पूरा इन्वेस्ट नहीं। हमारे साथ यूके में लोग तो 50-50 लाख रुपए आराम से खर्च करने वाले लोग मिलते हैं हमको कोलेटरल लेके। हमारे पूरा LKG टू PG हमारा, इवन इंक्लूडिंग लंदन का भी पढ़ाई 1 लाख तक नहीं गया हमारा। तो
ये सब जर्नी से हम आते हैं, और ये काफी लोग जाते हैं, काफी हजारों लोग 500-1000 रुपए के लिए, 200 के लिए आपको स्ट्रगल। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे तो मेरे पिताजी ने एक ड्रेस लेके दिया था मुझे, ये वो चीज अभी भी क्लियरली याद है। वो ड्रेस में शायद 4-5 साल मतलब यूज किया था, बट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने लेके दिया था मुझे। 400-300 रुपए का होगा शायद। बट मेरे लाइफ में वो आज हम एकदम एकदम इतना वो झारा फारा के हम कोट लेते हैं लंदन में। बट वो हम बिकॉज ऑफ समझो, बट वो जो यादें हैं, मतलब बहुत सारी इमोशनल यादें हैं उस दौरान की, जो हर चीज साझा नहीं हो सकती, बट उसका एक अलग रोल रह चुका है लाइफ में। बट नीरज भाई जब पुणे जब गए थे ना, तो वहाँ पे बड़ा एक फैक्टर आया लाइफ में। तो क्योंकि आप एक टीयर 3 सिटी से, एक गांव से, रूरल एरिया से आप जब एक टीयर 1 सिटी में जा रहे हो, और पुणे को एजुकेशनल कैपिटल कहा जाता है, बट आपको पता है कि पुणे का सोशो इको कल्चरल क्या हिस्ट्री रह चुका है। तो वो हमारा वर्नाकुलर जो मराठी लैंग्वेज है उस टाइम वो भी एक्सेप्टेबल, अब आज भी एक्सेप्टेबल नहीं हो कि आप लोकल मराठी बोलोगे तो आपको मतलब देहाती या आपको उस लैंग्वेज से डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो वो मेरे साथ हुआ 12 साल पहले जब मैं पुणे में डिग्री करने के लिए गया था। तो वो मेरे लिए बहुत ट्रिगरिंग था, ट्रॉमेटिक था, और 6 महीने में मुझे पुणे छोड़ना पड़ा। क्योंकि उस टाइम कैसा था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम से कम लोग थे अपने आजू बाजू के, दिख रहा था कि यार है यहाँ पे सब लोग एक ही सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे। बट पुणे में जब गया था तो कोई ऐसा कोई जैसे मेंटर होता है ना, कोई नहीं था कि भाई आप रहो यहाँ पे, आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं था पुणे में। अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे मतलब दूर से तो वही पहचान के थे, वो भी अपने पेरी फेरे में कहा लेबर एज अ काम करने आए सिटी में, तो उनका तो रोल ही नहीं था ये फर्ग्यूसन कॉलेज क्या है, पुणे यूनिवर्सिटी क्या है। मतलब बीए में एडमिशन था, बैचलर ऑफ आर्ट को, तो हॉस्टल भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बीएसटी चाहिए था उनको। तो आर्ट्स को भी हम देखेंगे कि उस टाइम कैसे आर्ट्स को भी लोग देखते थे कंपेयर टू साइंस। लैंग्वेज का तो दिक्कत था ही, बीपीओ में मतलब कॉल सेंटर में काम करने का कोशिश किया, बट वहाँ पे इंग्लिश का छोड़ दो, मराठी भी ठीक से नहीं आता था। तो ये सब सारे छोटे मोटे प्रसंग थे, चीजें थी कि 6 महीने में पुणे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने जो डिग्री किया है, मतलब उसका मुझे आज भी तकलीफ जाता है। डिस्टेंस में मैंने डिग्री किया कंप्लीट, जो वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी है हमारा, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा सेंट्रल में इग्नू है। तो उसके डिग्री की वजह से मुझे आज भी, मतलब लास्ट जब लंदन में पढ़ना, यूके में पढ़ना था, तब मुझे एलएसी या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने का मन था, बट बिकॉज ऑफ दैट डिग्री मतलब मुझे हर जगह रिजेक्शन आया या ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला ठीक से। तो उस आज भी मैं वो तक चीज, हाँ मतलब उसका मुझे आज तकलीफ, मतलब आज भी हर जगह मुझे, क्योंकि पीजी आप 4 कर लो, बट अंडरग्रेड डिग्री आपका एक ही होता है ना, मतलब आप कर सकते हैं, बट वो हर जगह मांगता है ना। यूके में आपको ग्लोबली अंडरग्रेड का डिग्री का कितना अहमियत है, तो मुझे आज भी स्ट्रगल करना है। तो बट उस टाइम में जब पुणे छोड़ा मैंने, डिस्टेंस में एडमिशन लिया, तब मैं जाके एक ट्राइबल एरिया में काम किया। 2 साल वहाँ पे ग्रास रूट पे काम किया, और मेरा जो आईएएस बनने का सपना था वो नेचुरली टूट गया। और फिर मैंने सोचा कि हम ग्रास रूट पे ही काम करेंगे। वहाँ पे 2012 से 14 तक मैंने ग्रास रूट पे काम किया। फिर उस टाइम में मुझे लगा कि टीआईएसएस नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे कुछ वॉलंटियर आते थे, वो बताते थे कि भाई तुम इतना ग्राउंड पे काम कर रहे हो तो टीआईएसएस ट्राई कर लो। बट वो भी कॉम्प्लेक्स था कि यार इतना बड़ा इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है, एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू का उस टाइम बताने वाला भी कोई नहीं था, मतलब ट्राइबल एरिया में काम कर रहे थे। तो वो 2 साल मेरे लिए इज लाइक, जैसा हमारा टीस में फील्ड वर्क होता है ना, बट मेरे लाइफ में वो 2 साल टीस से मतलब मेरा, हाँ मेरा ओरिएंटेशन सब लाइफ का जो हुआ ना, इवन मैं आज भी जो मतलब थोड़ा बहुत हम सो कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो, तो मैं वो जिया वो 2 साल समझो ट्रैवलिंग, जब अपना लाइफ एक्सपीरियंस ही रहा है गाँव से, लर्निंग अनलर्निंग हम देखते, बट जो ट्राइबल एरिया में मैं सीख पाया वो शायद मैं नहीं सीख पाया कहाँ पे भी। तो वो लर्निंग मेरा आज भी मेरे साथ है 12 साल से, 10-12 साल से। तो फिर मैं मतलब यहाँ तक मेलघाट तक आया, लर्निंग हुआ, फील्ड पे काम किया, बट जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उसमें गैप रहा। मतलब वो एक मेरे एक आज भी मेरे मन में गिल्ट है, एकेडमिक ट्रेनिंग हम उतना ताकत से नहीं ले पाए, एक्सेप्शनली थोड़ा बहुत टीआईएसएस एंड सोआस। तो ये है कि आपकी जो जर्नी आपने जैसा बताया कि कहाँ से आप एक छोटे से गांव से निकलकर पुणे के दौरान और फिर डिस्टेंस एजुकेशन लेने के बाद फिर आप टाटा इंस्टीट्यूट संस्थान में पहुंचे। आपने ब्रीफली थोड़ा मेंशन किया कि लैंग्वेज जो है ये कहीं आपके लिए एक
बाधा बनती रही। तो आज जब आप लंदन पहुंचे तो हम देखते हैं कि मराठी का जो डिफरेंस था और फिर ये इंग्लिश वाला है, तो लैंग्वेज को आप कितना इंपॉर्टेंस मानते हो इस पूरी जर्नी में, और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी आप लैंग्वेज को लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे लैंग्वेज के प्रति बहुत, मैं अभी हम एकलव्य में भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जैसा कांचा इलाय सर बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज अभी ग्लोबल मार्केट का एक है टूल। और वो हाँ टूल है, पेट पानी की भाषा बोल सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि आपका जो मदर टंग है, तो समझो कोई मैथिली है, कोई ट्राइबल है, तो उसका मदर टंग उसको आना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर है अपना, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते, वो हमारा प्रायोरिटी है। बट सेकंड लैंग्वेज आपको ग्लोबल मार्केट में टिकना है, तो मुझे भी लगता है कि इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए। और तो उससे बहुत सारा चीजें आपको गेट्स ओपन होता है, अपॉर्चुनिटीज ओपन होता है। इसका बात करें मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज का, बट हमको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम हमारा सिस्टम उसको कितना कोप अप कर रहा है। बहुजन कम्युनिटीज को, जो अपनी कम्युनिटीज है, जो पहली बार यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे, तो उनको ये तो क्लियर कट मतलब हमारा मैसेज होना चाहिए कि आपको ग्लोबल मार्केट में उतरना है या आपका पेट पानी का ठीक से करना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाना पड़ेगा और उसको आपको साथ में। और ये हिस्टोरिकली हमारे सामने एग्जांपल है महात्मा फुले जी। मून टाइम उन्होंने उस एजुकेशन को मतलब उन्होंने सीखा उनसे, और वो कैसा हमारे लोगों तक पहुंचा है, डेमोक्राइज करने का कोशिश की। बाबा साहब हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल है। जयपाल सिंह मुंडा जी उस टाइम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो उस माध्यम से हमारे सामने आज एक रिलेटेबल रोल मॉडल आइकॉन है। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज के प्रति हमको, और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे नालंदा है, मतलब एक बहुत सारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म से जो अभी फॉरेन लैंग्वेज के प्रति भी बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, तो हमको उस तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार मतलब ग्लोबल जैसा फ्रेंच लैंग्वेज है, मुझे बताओ मतलब क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है इस पे गाली मिल सकता है, बट मराठी लैंग्वेज बहुत सारा अलग। बट आपको पता है ना कि जैसा हम वराड़ी है, हम हमारा झाड़ी लैंग्वेज है इधर का, हमको ठीक से मराठी व्याकरण हमको आता नहीं, समझो तो हमको कौन आप देंगे? एक्सेप्शनली आपका ये जो पुणे के लोग छोड़ के वहाँ पे जॉब मार्केट ही नहीं है, बट आप फ्रेंच पढ़ोगे समझो थोड़ा बहुत, आप जापानीज पढ़ोगे, आप स्पेनिश पढ़ोगे, आप कुछ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ोगे, तो आपको जर्मन में, आप जर्मन में अभी मैं कुछ फेलोशिप एक्सप्लोर, जर्मन का आपको B2 B1 आएगा, तो आपको प्रायोरिटी पे कंसीडर करते हैं। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आखिरकार ये भागदौड़ किसके लिए, मतलब सब लोग हमारा जितना भी क्लरिकल एजुकेशन सिस्टम बना है किसके लिए बना है? जॉब मार्केट के लिए बना है ना। तो कम से कम अपने लोगों को मतलब, और वे वहाँ पे उस तरीके का एक्सपोजर भी मिलता है आपको, मतलब कॉन्शियसनेस, साइंटिफिक टेम्पर। तो मुझे लगता है कि इसके प्रति हम पॉजिटिव रहना चाहिए और उसको ये जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हमने मतलब हासिल करना चाहिए। Yeah, I think you are very right that our people should not stick to their own language. We need to explore more other language and learn more to kind of open new avenues as well. So, like back to your foundation, Eklavya Foundation, how it started. What was motivation, the triggering point behind it, like the turning point that made you to kind of form it as an organization? जब मैं 2 साल ट्राइबल एरिया में काम कर रहा था, Mm-hmm. तब ग्रास रूट पे बहुत सारा ओरिएंटेशन हुआ था, मतलब लर्निंग अनलर्निंग। ये जो इलीट क्लास लीड करता है सोशल मूवमेंट, मतलब जो हमारे लोग फुट सोल्जर होते हैं वहाँ पे, और वो लोग लीडरशिप है। तो मैं इस मूवमेंट में भी नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे मूवमेंट में भी मैंने काम किया है करीब से। ऐसे एनजीओ में भी मैं 2 साल जैसे, वैसे लोग वो सोकार्ड एक ही कल्चरल कैपिटल के लोग हमको कंट्रोल करके हमारे ट्राइबल लोगों को कम मतलब कैसे काम करवा के, मैंने ये भी देखा। और बचपन का अपना लिव्ड एक्सपीरियंस था प्राइमरी से एजुकेशन के प्रति जो था। और जब टीआईएसएस में गया था तो थोड़ा सा एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस मिला कि वहां पे भी देखा कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन आ रहा है, कौन किस पे बात कर रहा है। तो वो जो सब देख, एक एज ए ऑब्जर्वर या एक एज ए स्टूडेंट का जो नजरिया था, वो था कि हमको ये करना नहीं है। ये पहले तय हुआ कि स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पॉजिटिव थे। सिर्फ स्ट्रक्चर मतलब सिस्टम के सिस्टेमिक चेंज पे ही काम करना है। तो शुरू से ये तय था कि कुछ ऐसा प्रॉपर चैरिटी टाइप काम या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम जिसमें जो सो कॉल्ड ये अपना करता है ना कुछ लोग, वही कुछ मतलब ऐसा काम में अटकना नहीं था। ये सोच नेचुरली डेवलप हुआ था, लाइव अपना लिव्ड एक्सपीरियंस से लेके तो टीआईएसएस तक समझो।
जैसा कि लोग हमको बोलते हैं, हमारे दोस्त लोग, आप असर्टिव कितना क्यों होते हैं इतना? तो क्योंकि भाई हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस से आपसे अलग है ना, तो शायद उस तरीके से वो बाहर आता होगा। तो ये नेचुरली हमको शेप किया। और जब मैं पुणे, मतलब पुणे का जो इंसिडेंट है, पुणे मुझे ड्रॉप आउट होना पड़ा खुद। ऐसे हज़ारों लोग आते हैं हर साल पुणे जैसे यूनिवर्सिटी में। आप दिल्ली में देखो, आप हर एक स्टेट के सेंटर जो कैपिटल है वहाँ का, वहाँ पे लोग देखो, लोग अपने ही ग्रास रूट से आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने देखा टीआईएसएस में भी देखा कि रूरल डेवलपमेंट कौन आ रहा है। टियर 1 से आ रहा है कोई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से। वो हमको उसका विरोध नहीं था, बट जो मराठवाड़ा में इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उस रीजन का रिप्रेजेंटेशन कम है ना। हम किसान के बच्चे, समझो हम एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में जरे, हमारा रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में? फिर बाद में यही जाके डेवलपमेंट सेक्टर में लीड करेंगे और वही हमके लिए पॉलिसी बनाएंगे, वही हमारे लिए सेवियर बनेंगे। जो आप डेवलपमेंट सेक्टर में हम देखते हैं हर जगह सेवियर बने वही लोग हमारे लिए, मतलब हम करेंगे आपके लिए, मतलब। तो ये जो था कि वही एक लिव्ड एक्सपीरियंस था, पुणे का इंसिडेंट था, टिस का इंसिडेंट था। तो ये जो छोटे छोटे प्रसंग है ना, वो हाँ ये ट्रिगर किए। बट ये नीरज भाई, आपको ये ध्यान में नालंदा हो, एकलव्य हो, ये सब मॉडल्स में जो मुझे लगता है ना, लाइक मेरा तो, मतलब मैं तो क्लियरली कट एजुकेशन को एक टूल देखता हूँ, हायर एजुकेशन को। जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हर जगह बोलते हैं कि हायर एजुकेशन देश को डेवलप करने का, मानवीय संसाधनों को डेवलप करने का एक साधन है। मैं उसके आगे हमारे कम्युनिटीज के लिए बोलता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए हायर एजुकेशन ये टूल है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए। अभी देखो कि ये सोच धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जैसा लॉ में देखिएगा, नेशनल, मतलब आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने कितने वकील हैं, आप डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। SC ST NT DNT OBC से कितने वकील है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पुणे में जाओगे तो आपको लोग नहीं देखेंगे, मतलब अपने जैसे सरनेम से कोई नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे, पवार, कांबळे, केंद्रे, बिंद्रे, ऐसे सरनेम से कोई लोग, मतलब तो आपको मतलब नहीं देखेंगे। हाँ, आप मीडिया में देखेगा 1% लोग आर ओनिंग द मीडिया हाउसेस एंड दे आर एडिटर देयर, मतलब बात भी वही करेगा हमारे लिए, मतलब स्टोरीज भी वही लिखेगा। आज आप इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में नॉटिंघम में PhD कर रहे हो। तो ये जो सिस्टम है, ये जो इसको हजारों साल का हिस्ट्री है। तो ईच एंड एवरी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है यहाँ पे, एकेडमिया हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, लॉ हो, मीडिया हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, NGO सेक्टर हो, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नॉट मोर देन 5-10%, कुछ जगह 1% भी नहीं। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि TISS अजीम प्रेम जी हम बोलते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंटल लीडर या डेवलपमेंटल लेबर बनता है। तो वहां से ही लोग हर जगह जाते हैं। समझो आप ऑक्सफैम जाओ, बड़े बड़े NGO देखो, इंटरनेशनल NGO। तो मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट हम टारगेट, मीडिया में IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, ग्लोबली भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। लॉ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, डिजाइन में, आर्ट कल्चर में NIFT है, FTI है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमने लैंडस्केप मैपिंग किया है, ऐसे 200-250 संस्थान को हमको टारगेट करना है। और अगले 10 साल में यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे ताकत से बनेगा और उसमें से लोग कैसे अपना आगे जाके इस सब फील्ड में रिप्रेजेंटेशन करेगा, वो बड़ा एक सोच है अपने काम के पीछे। कि जस्ट ये नहीं है कि हायर एजुकेशन को इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन के लेवल पे काम करना है, बट इसका लॉन्ग टर्म सोच करना है कि अपना कल्चरल कैपिटल, अपना सोशल कैपिटल कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये है कि आपका जो फाउंडेशन का गोल है कि सिर्फ बड़े संस्थानों से डिग्री लेकर बात नहीं खत्म नहीं करना है, बल्कि आपको बियॉन्ड उसकी बाउंड्रीज है हायर एजुकेशन की, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, वो भी तलाशनी है। तो आप जो है, आपके फाउंडेशन ने, मुझे पता है और काफ़ी मीडिया चैनल्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी इसकी चर्चा हो रखी है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए और इस नए प्लेटफॉर्म के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट है आपके संस्थान ने, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हो कि जो बिल्कुल एक ऐसे तबके से आए, एक ऐसे इलाके से आए जिन्होंने कभी हायर एजुकेशन या फिर एजुकेशन जैसी संस्थाओं का कभी मुंह नहीं देखा हो, तो ऐसे एग्जाम्पल अगर आप हमें बता पाए। कि हम 6 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक 2000 बच्चों को इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स, 6 महीने का जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ईयर लॉन्ग मेंटरशिप चलता है, वन ऑन मेंटरशिप ये करते हैं। वी हैव 300 मेंटर्स कम्युनिटी
कि जो आप जैसे हमारे जैसे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, रिलेटेबल रोल मॉडल है, अपने अलुमनाई में से बहुत सारे मेंटर्स हैं, तो वो मेंटर्स कम्युनिटी के थ्रू वन ऑन मेंटरशिप चलता है ईयर लॉन्ग। तो 2000 बच्चों को, जैसा आपने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में, कि 2000 बच्चों को हमने 6 साल में इन हाउस ट्रेन किया है। मोर देन लगभग 40 रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स किए 3-3 दिन के, 6 महीने के 3 महीने प्रोग्राम चले गए इन हाउस। उसमें से 1200 लोग अभी इंडिया के टॉप मोस्ट 80 एकेडमिक, जो मैं बात कर रहा था ना 200-250 का, उसमें से हमने लगभग 40% इंस्टीट्यूशन कवर कर पाए। मतलब एक टोकन लेवल पे, मतलब 10-15 संस्थान में तो बहुत नंबर में जा रहे हैं, बट कुछ संस्थान में कम से कम 2-4-5 लोग जा रहे हैं। तो ऐसे 80 इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, IIM, टाटा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, JNU, DAU, ऐसे संस्थान में अपने बच्चे गए, FTI। तो इसमें से मैं कुछ स्टोरीज, जैसा आपने बोला है कि मैं बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने मेलघाट का आपको मेंशन किया कि किशोर बेटेकर हमारा अभी स्टूडेंट है, टीस मुंबई में पढ़ रहा है एजुकेशन में, सेकंड ईयर में। तो उस टाइम, मतलब जब मैं मेलघाट में था 12 साल, तब मैं ये प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी क्लास में थे, मतलब 3rd-4th स्टैंडर्ड में। तो उस दौरान 12 साल पहले उस पेरीफेरी में, MP बॉर्डर पे आता है वो, मध्य प्रदेश बॉर्डर, उस 25 गांव में एक भी ग्रेजुएट लड़का नहीं मिल रहा था, लड़की नहीं मिल रही थी। मतलब तो जो सरकारी भाषा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, वो गवर्नमेंट का डाटा तो बोलता है कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन 20% है, शेड्यूल ट्राइब का 15 है, OBC का 30% है। बट उसमें कुछ कम्युनिटीज है, जैसा शेड्यूल ट्राइब में मैं कोरको कम्युनिटी का बात कर रहा हूँ, उनका मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि हायर एजुकेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन नॉट इवन 1%। कुछ नोमैडिक ट्राइब से, पारदी है, वडार है, ऐसे कम्युनिटीज है, उनका रिप्रेजेंटेशन नॉट इवन 1%। तो ऐसे कम्युनिटी से वो आता है। और उस 25 गांव में एक भी ग्रेजुएट लड़का नहीं, लड़की नहीं मिल रही थी। आज उस एरिया से पिछले 4 साल के इंटरवेंशन से वहां से लगभग 40 स्टूडेंट्स एकलव्य के इंटरवेंशन के थ्रू पुणे यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैं ड्रॉप आउट हुआ था, फर्ग्यूसन कॉलेज, जैसा मुझे कॉलेज पता नहीं था एक जमाने, वहां पे पढ़ रहे, टिस मुंबई, टिस हैदराबाद में पढ़ रहे, कुछ बच्चे गांधी फेलोशिप में गए। तो ऐसा डाइवर्सिफाई है। और वो मुझे विश्वास है कि अभी किशोर एजुकेशन पढ़ रहा है, तो कल जाके वो उस एरिया में जाके एजुकेशन पे काम करेगा। आज तक वो कोई बाहर से आके वहां पे काम कर रहा है, कोई एलिट क्लास का फेलो। अभी वो खुद पे अपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक साइंटिफिक पूरा ट्रेनिंग लेके अपने कम्युनिटी के साथ अपने लिव्ड एक्सपीरियंस पे बिल्डअप करके काम करेगा। उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा होगा जो लोग बाहर से एज ए सेवियर बन के काम कर रहे हैं, जो हमको स्पेस नहीं दिया। तो ये किशोर का मतलब ऐसे किशोर, अभी किशोर इज अ रिलेटेबल रोल मॉडल फॉर देम। अभी वो जिस गांव में मैं रहा था उस गांव से, बट अभी वो 15-20 गांव के बच्चे बाहर निकले, और अभी एकलव्य का रोल अभी कम हो गया वहां पे। अभी ये लोग जो है बाहर निकले हुए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो है, वो अभी उनके जूनियर बच्चों को नेचुरली गाइड करते, उनको देख के लोग बोलते यार ये गया तो हम भी जा सकते। तो रिलेटेबल रोल मॉडल जो है, जैसा आप नीरज, आपको देख के कम से कम 50 लोग बोलते होंगे यार नीरज भाई हमको भी अब्रॉड अपना, क्योंकि हमारा सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड उनसे रिलेट होता है। हमारा आइडल कोई जिसका 4-5 जनरेशन पड़ा हुआ है, जिसका एक अलग कल्चर का, वो नहीं हो सकता है ना। हमारा एक लिमिटेशन है उसका, दो वो सिंपैथी दिखा सकता है, बट हमारा रिलेटेबल पर जैसा शिवनिंग के बारे में हुआ समझो थोड़ा बहुत, कि लोग अभी बोल सकते कि इसको तो ठीक से मुझे, मतलब मेरे बारे में लोग बोलते कि इसको ठीक से इंग्लिश भी नहीं आता, इसको कैसे मिला। तो लोग अभी अप्लाई करते, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस मिला। तो ये हमारे से ही हो सकता है। तो हमारा तो ये ऐसे तो कि अब अपने यवतमाल के बच्चे, जैसा कि अभी कोलाम ट्राइब के बच्चे हमारे, कितने सारे बच्चे TISS से आज इम्प्रेम में जा रहे हैं। या मुझे याद है कि जब मैं सोशल वर्क कॉलेज में पढ़ा था यवतमाल में, जब मैं पहली बैच में, जब अभी स्मिता और आकाश हमारे को फाउंडर है एकलव्य में, बोथ आर स्टूडेंट्स ऑफ आवर फर्स्ट बैच कमिंग फ्रॉम नोमैडिक ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है नीरज भाई, हम डेवलपमेंट सेक्टर को ये भी दिखा रहे हैं कि लिव्ड एक्सपीरियंस वाले लोग, जो जिस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, वही कम्युनिटी से लोग आके लीडरशिप कर सकते हैं और प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। अभी स्टार्टेड विद 7 स्टूडेंट्स, करंटली वी आर वर्किंग विद मोर देन 700 स्टूडेंट्स इन 6th ईयर। सोशल एंटरप्राइज या डेवलपमेंट सेक्टर के लिए हम उनके पैरामीटर में 5 से समझो मेरिट जो बोलते हैं, क्योंकि हम IIM में इंक्यूबेट हुए, हम NSRC में इंक्यूबेट हुए, हम स्वास लंदन में इंक्यूबेट हुए। तो ये भी हम एक दिखा रहे हैं उनको। तो ये डेवलपमेंट लीडरशिप का जो लड़ाई है ना रिप्रेजेंटेशन का, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम ये एक बिल्डअप कर रहे हैं।
अभी हमारा आकाश को फाउंडर ISDM में पढ़ रहा है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट कर रहा है दिल्ली में। स्मिता खुद यूके के उसको 4-5 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर है, शिवनिंग को लास्ट टाइम वेटिंग पे थी, इंटरव्यू तक पहुंची थी। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मतलब जिस बात कर रहा था अपना आकाश और स्मिता की, उनके बैच में उनके जो कॉलेज है जहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी के रूप में है, 93 का वो कॉलेज है। 25 साल में 93 टू 2070 तक 25 साल में जितने बच्चे उनके TISS अजीम प्रेम जी और निर्मला निकेतन तक नहीं पहुंचे, समझो सोशल वर्क का कॉलेज है इसलिए बोल रहा हूँ सोशल वर्क के बारे में, हार्डली 5-7 बच्चे पहुंचे उस विद इन 2 साल में 18-19 में उनके लगभग 30 बच्चे वहां से बाहर निकले, 25 बच्चे विद इन 2 स्मॉल इंटरवेंशन, थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, टाइम इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया, प्रैक्टिस किया बच्चों के साथ, कॉन्फिडेंस दिया, मॉरल सपोर्ट किया। तो अभी वहां पे कल्चर बिल्डअप किया। अभी 5 साल में वहां से 100 बच्चे अलग अलग जगह गए, इंक्लूडिंग फेलोशिप एंड इंक्लूडिंग ऑल, मतलब वो अभी कुछ बच्चे बाहर निकल के जॉब में डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम रिसोर्सेस में ये सारा चीज एक मूवमेंट के तौर पे गया है, मतलब और ये मतलब मुझे लगता है कि इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब हम अभी माइक्रो कम्युनिटीज भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जिन कम्युनिटीज का NTDNTs में जो मैंने मेंशन किया, पारदी है, वडार है, भिल्ला है, ऐसे कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। तो विद इन उस कम्युनिटी से कैसे रिलेटेबल रोल मॉडल आगे आए और उनको हम एक एज ए एम्बेसडर के तौर पे उनको बोले कि आप जाके अभी कम्युनिटी को थोड़ा सा अवेयरनेस करें। तो ये भी हमारा अगला प्रयास रहेगा। और हम ऐसा थोड़ा सा एकलव्य के लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे कम्युनिटीज का एक लिस्ट डाउन करें और उनके साथ कैसे काम करें, वो भी हमारा एक कोशिश रहेगा। इंडीड आपका जो पूरा एक मॉडल है, आपने कम रिसोर्सेज कम अपॉर्चुनिटीज के साथ जो बिल्डअप किया है, ये बहुत एक कह सकते हैं कि एक मिसाल है बाकी सारे और जो संस्थान है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपके ऑब्जर्वेशन से आपने हमें बताया कि हम जो देखते हैं कि हमें जो लीड करने वाले लोग कौन है, हमें जो पढ़ाने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग कहाँ से आते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और वही लोग जो हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा लगाव या जुड़ाव महसूस करते हैं वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आपने ये करके दिखाया। और ये एकलव्य जो है ये एक मॉडल बना है पूरे देश में और एजुकेशन के रूप में एक क्रांति के रूप में उभरा है। तो मेरा यही है कि आपका जो एकलव्य है ये अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र में है, और क्या आपका प्लान है कि इसको और हिस्सों में इसको एक्सपांड किया जाए, या ऐसा कुछ प्लान है, या फिर आप सिर्फ जो है टाई अप करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? क्या है आपका प्लान? यस, महाराष्ट्र में कैसा है ना, हमारा कोर टीम है, हमारा लीड एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र के या विदर्भ मराठवाड़ा के अराउंड है या रूरल। तो हमको लगता है कि हमने कोशिश किया, मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड में हमने वर्कशॉप्स किए, कारगिल में हमने एक पायलट अच्छा प्रोजेक्ट किया। बट हमारा ये कोशिश है नीरज भाई कि लोकल जो कल्चरल सोशो कल्चरल जो कंटेक्स्ट है उसको ध्यान में रख के लोकल लीडर सामने आने चाहिए और उन्होंने वो लीड करना चाहिए। हम एज ए नॉलेज पार्टनर, हम हमारा जो लर्निंग अनलर्निंग या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का या इनिशिएटिव का वो हम साझा करेंगे, उनके साथ रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि जो लोग आगे जाके काम करना चाहते हैं अपने एरिया में, तो हम वहाँ पे हमारा जितना सीखे हैं अनलर्न किया है वो आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत ना जाए। इवन रिसोर्सेज जो हमने बहुत सारा किया है, रिसर्च भी किया है, वो आपके साथ हम एज ए नॉलेज पार्टनर साझा करने के लिए। और वो उसी तरह, क्योंकि हमको नालंदा एकलव्य जैसे किमान सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हर एक कोने में, तब जाके ये जो हम डेमोक्रेटाइजेशन का भाषा कर रहे हैं वो कुछ हद तक अच्छे से अचीव हो सकता है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन हम बात कर रहे हैं बार बार, वो देखो आज भी इतना हमारा 1 बिलियन पॉपुलेशन आज कंट्री में, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी का, मतलब दुनिया का 15% पॉपुलेशन है अपना लगभग। तो इतना इसका एक अलग कंट्री करेगा तो दुनिया का तीसरा चौथा कंट्री हो जाएगा अपना। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन, तो हमको बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पे हमको ये सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं। तो हमने कारगिल में किया है। कारगिल में लगभग अपना जो पायलट प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, मेरा एक दोस्त कलेक्टर था, अपने ही कम्युनिटी से था, कम्युनिटी से है, उसने हमको बुलाया था वहाँ पे। तो अच्छा, संतोष जी सुखदेवे है, IAS है अपने कम्युनिटी से, और अच्छा काम किया उन्होंने वहाँ पे। कारगिल में हमने पायलट किया उनके लीडरशिप के अंडर, और हमने लगभग 50 लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया, वर्कशॉप्स किए,
वर्चुअल मेंटरशिप दिया। और ऋषिकेश हमारा एक जेएनयू का लड़का है, अपना ही मेंटर है, अभी पीएचडी में वो बुट कैंप में है, और वो लीड किया। और अब उसमें से लगभग अराउंड 25 स्टूडेंट्स को डीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और वहाँ के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। और कारगिल, आपको बताता हूँ, कारगिल ये माइनॉरिटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो सब मुस्लिम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, हाँ, और वो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है। वो भी जैसा कि मतलब अनटच एरिया बोल सकते हैं आप, वहाँ से लोग दिल्ली या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, कम से ज़्यादा से स्टेट में जा सकते हैं, जम्मू या कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो हमने वो कोशिश किया, तो उसमें से लगभग 15 बच्चे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो एक अच्छा कोशिश है, और वो हमने पायलट किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाकी राज्यों में कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल स्टेक होल्डर एंड लोकल अपने लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी, जैसा हमने झारखंड में अपने SKMU है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो अपने JNU की जो मैडम है अपने सेकंड ट्राइबल वाइस चांसलर सुना जरिया मैम, उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ पे वर्कशॉप किया। उन बच्चों के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा लीडरशिप जब आएगा, हमको गाइड करेगा, तो डेफिनेटली वुड लाइक टू बी do collaborative efforts in other state and other geography. Currently we have representation students from 15 state. जैसा अभी अपना ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम है, आप भी उसमें मेंटर है, आपने भी कुछ सेशंस किए, थैंक यू फॉर दैट, कि आपने NOS किया और बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे बच्चों को गाइड किया। उसमें से अभी राजू है, पूजा है, या अपनी ये लोग अभी NOS के थ्रू जा रहे। तो ग्लोबल स्कॉलर में अपने पास 15 राज्यों से रिप्रेजेंटेशन है, वो भी और अच्छा पहल है। पायलट बैच में हमने उसमें भी एक अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम भी हमको बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो वही है कि आपने जैसे लंदन में पढ़ाई की श्वास में 1 साल रहकर, तो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो इसका इम्पैक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर या फिर इसका जो सोसाइटिकल लेवल पर है, उसको ग्रो करने में कैसे मदद मिली आपको? क्या इससे आपका फायदा हुआ कुछ संस्था को बड़ा करने में, या और भी जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बाकी अपने कम्युनिटीज के बारे में भी, मतलब लोगों को जो एस्पायरिंग है फॉर ग्लोबल स्कॉलरशिप, जैसा आपको भी, मतलब नीरज भाई, जैसे आप शायद इंडिया में PhD करते, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज है, जिस तरीके से आप लिख रहे, बात कर रहे, जो आपको स्पेस मिल रहा है, क्वालिटी रिसोर्सेस मिल रहा है। मैंने आपको लाइब्रेरी को लास्ट टाइम आप विजिट किया था, तो जो UK US में ग्लोबल में जो अपॉर्चुनिटीज है, वो बहुत तगड़ा है, बहुत क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से भी हमने सोचना चाहिए कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हमको क्यों जरूरी है। जस्ट स्टारडम है, या थोड़ा सा ये है कि अच्छा दिखता है इसलिए जाना है, या सच में नॉलेज प्रोडक्शन, या हमको उसमें कुछ उसको लिवरेज करना है उस एक्सपीरियंस का। जैसा कि 100 साल पहले बाबा साहब ने, हमारे सामने इतना बड़ा न्यू रखा है, कि ये मेरे साथ भी, मतलब मेरा एक क्लियर कट मकसद था उस टाइम, कि मुझे जो कॉज हमने साथ में लिया, हाथ में लिया है, उसको इंडिया लेवल पे थोड़ा सा हमको स्पेस मिलने में दिक्कत जा रहा है। तो क्लियर कट, मतलब दिखता है हमको कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, शायद हमारा कल्चरल कैपिटल अलग होता, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई CSR हेड होता, या कोई बड़े कंपनी में बैठा हुआ था, तो हमको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट हम ठहरे, हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो हमको शायद परमिट नहीं देता था। तो वो मेरा एक गिल्ट था हमेशा, कि हम डिस्टेंस में पढ़े। और जब हम हमारे TISS में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, 2 बार रिजेक्ट हुए बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ बात रखने में दिक्कत जाता है कभी वो। तो 2 टाइम रिजेक्ट है, साइंसेस का मुझे याद है, और एक लुंड यूनिवर्सिटी, दोनों टाइम रिजेक्ट हुए। एक टाइम तो फर्स्ट राउंड में, सेकंड, मतलब उसमें भी कौन लोग जा रहे हैं वो हमको पता है। ये मन में था कि यार ग्लोबल एक्सपोजर हमको लेना चाहिए, कम से कम ट्राई करना चाहिए। तो जब ट्राई किया, बहुत जगह अप्लाई किया, 20-25 स्कॉलरशिप, तो हर जगह कितने 100 मेल किए होंगे। बट फॉर्चुनेटली अपने काम के पे विश्वास रख के शिवनिंग वालों ने इंटरेस्ट दिया। वहां से मुझे लगता है कि जो 2017 से और 21 के दौरान जो स्ट्रगल करना पड़ा एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल, अब आप देखिएगा 21 से 23 तक, आज आप सितंबर में, मतलब 2 साल, मतलब 24 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ है एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेवल, 4 साल आप पहले रखो, अभी ये 2 साल रखो, जो एक्सपोनेंशियल, मतलब जो ग्रोथ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत, और उसको हमने लिवरेज किया है। वो उसमें लाइव शोनिंग के बाद बहुत सारा मीडिया कवरेज मिला, बहुत सारा रिसोर्सेस हमको ओपन हुआ। उसके बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट शोनिंग है।
मतलब वो नहीं मिलता तो शायद मुझे लोग ये काम भी लोगों तक इतना अच्छे से नहीं पहुंचता। तो मुझे लगता है कि शिवनिंग मिला, फिर सुहास का डिग्री वहाँ पे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ अच्छे से, रिसर्च में मैंने मेरा मास्टर थीसिस मतलब इस पे ही लिखा कि इनइक्वालिटी इन हायर एजुकेशन, मतलब कास्ट एंड प्राइवेटाइजेशन के नजर से मैंने देखा। तो जो मुझे वहाँ पे रिसर्च के बारे में, नॉलेज प्रोडक्शन के बारे में मैंने जो देखा, मुझे लगा कि यार मतलब आज मतलब कि इस पे बहुत काम होना जरूरी है। हम बहुत हमारे में बहुत शॉर्ट कमिंग्स है, या बहुत हम आधा अधूरा बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसलिए वो भी एक फील हुआ कि नॉलेज प्रोडक्शन में हमारा जैसे लोगों का रोल होना चाहिए। अर्लियर आई वाज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट पीएचडी को, क्योंकि इंडिया में जो पीएचडी स्कॉलर देखते थे वो बहुत देखते थे ना कि यार क्या यार मतलब और उस तरीके का ये भी नहीं था मतलब कल्चर। बट यहाँ पे आके लगा कि नहीं, नॉलेज प्रोडक्शन तो हमारा रोल होना चाहिए, और इस यहाँ पे रिसोर्सेस तो बहुत तगड़ा है। तो इसलिए अभी ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम के माध्यम से भी वो इनिशिएटिव शुरू किया है, और अभी हमारा पीएचडी रेसिडेंशियल बूट कैंप भी हो रहा है पुणे में फर्स्ट। उसमें आपका भी एक बड़ा रोल रहेगा एज अ रिसोर्स पर्सन। तो ये आप देखिएगा कि ये जो पूरा जर्नी रह चुका है ना 10-12 साल का, मतलब इन डेवलपमेंट सेक्टर या जिस डोमेन, तो ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे खुद को भी बिल्डअप कर रहा है एज ए लीडर, एज ए एडुकेटर। तो मुझे लगता है कि ये और 10 साल में और 5 साल में और एक अलग लेवल पे जाएगा। तो जैसा जैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, जैसा शायद मैं लंदन नहीं जाता नीरज भाई, तो शायद ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम भी कॉम्पिटेंटली नहीं शुरू हो जाता। तो आज अभी लास्ट पायलट बैच में हमने 160 बच्चों को ट्रेन किया, उसमें से 50 बच्चों को ऑफर लेटर मिला है, एडमिशन मिला है। मुझे नहीं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एलएसएस से, बट आपको मैं हैप्पी टू शेयर दैट कि अपने कोर्स में 8-10 लोगों को कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएसएस से 2-2-3 दिन ऑफर लेटर। मतलब हाँ, मतलब और इसमें से अपनी एक नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल लड़की, जैसे आपने पूछा कि ट्राइबल लड़की जो शी इज गोइंग टू कैम्ब्रिज फॉर हर एमफिल, और वो उसका टॉपिक भी उसके रिलेटेड है। वो कोलंबिया में आपने जिनको गाइड किया है वो कोलंबिया में गई है मास्टर्स करने के लिए। हाँ, तो ये अभी ये जो हमने इंडिया लेवल पे थोड़ा अचीव किया है, मुझे लगता है कि आगे 5 साल में हमको, जैसा ब्लू ब्लड भी प्रोग्राम है, ग्लोबल स्कॉलर है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम के माध्यम में हमको सैकड़ों हजारों स्कॉलर हमको ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में टियर 1 आईवी लीग में दिखेंगे। और पीएचडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अभी हम स्टेम में भी, आज भी हमारा बुट कैंप चल रहा है वर्चुअल, उसमें लगभग 35 लोग पार्टिसिपेट किए। तो लास्ट ईयर हमने 60 लोगों को ट्रेन किया, हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, रिजल्ट आया। उस 60 में से 50 लोगों को तो ऑफर लेटर मिला है, बट उसमें से 20 लोगों को नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब शेवनिंग, कॉमनवेल्थ, इरेस्मस, डार, ऐसे स्कॉलरशिप भी मिले। और ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा नीरज भाई हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अपना है, वो कहाँ नहीं जाने वाला। एनओएस है, शाहू महाराज है, बाकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया। बट जो मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप है, शेवनिंग है, कॉमनवेल्थ एरियाज में, ये सब मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप में अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आपको ये पता होगा शायद कि इरासमस में हर साल 200 स्कॉलर जा रहे हैं, बट इरासमस में हमारा लोग कहाँ दिख रहा है हमको। ये जो इंडियन एलिट सेक्शन है टियर 1 से, वो बोल रहा है मिडिल क्लास के नाम से, वही बोल रहा है कि एज हम डाउन है, हम यहाँ पे वो इस पे वो स्टोरी सेल कर रहे हैं अपना अच्छे से। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्कॉलरशिप में अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये अपना अगला, मतलब ये कुछ हद तक हम थोड़ा बहुत अचीव कर रहे हैं। अगले साल में आपको 3-5 साल में ये और एक अच्छे लेवल पे दिखेगा। इस साल हम स्टेम, सोशल साइंस और पीएचडी मिला के लगभग 150 एस्पायरिंग स्कॉलर के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार मिनिमम 40-50 स्कॉलर्स रहेंगे जो फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आगे जाएंगे। नहीं, जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से आप लगातार वर्कशॉप और कोलेब्रेशन कर रहे हो अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स और अलग अलग एकेडमिशियन के साथ, मुझे लगता है कि आने वाले बहुत जल्द ही, 10 साल भी नहीं, 5 साल के अंदर अंदर ही काफी लोग जो है एकलव्य फाउंडेशन से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेंगे। और आपका जो एम है कि मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना, जो खासकर मार्जिनलाइज तबके से आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बेटर क्वालिटी का एजुकेशन दे, उसका क्या आपको कोई मतलब अभी से कुछ प्लान वगैरह आपने बनाए, या फिर ऐसा कुछ खाका, एक ढांचा, स्ट्रक्चर जो दैट यू ऑलरेडी प्लान इन योर माइंड, तो उसका थोड़ा बहुत हमें बताएं तो।
कि क्या इसका एक मुद्दा मैं शायद काफी कम जगह बोला हूँ, बट मैं ये कॉन्फिडेंस भी मेरे साथ कैसे आया। मेरा 8-10 सालों से सपना था कि जैसा हम नाम सुनते पुराने नालंदा, तक्षशिला या बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, हमारे महाराष्ट्र में एक लेगेसी है पंजाबराव देशमुख जी का शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी, या हमारे धर्मवीर भाऊराव पाटिल रयत शिक्षण संस्था, या शाहू महाराज ने जो एफर्मेटिव एक्शन का काम किया उस जमाने में 100 साल पहले, तो ये एक लेगेसी है हमारे महाराष्ट्र में। तो अभी उसका बहुत सारा मतलब ये है कि कुछ जगह काम हो रहा है, बट जो ग्लोबल नैरेटिव है, जैसा कि अभी डाटा साइंस है, स्टेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्रिप्टो है, एआई है, ये सब चीजों पे जिस तरीके से हमारे लोगों को तो पहुंचना चाहिए चीजें, उस तरीके से नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे दुनिया भर के जो सब्जेक्ट्स है वो वहां पे पढ़ाया जाए, और वो उसका प्रिविलेज हमारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए। अभी डिजिटल ये सब चीजें तो हमारे पास एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, तो उसको लिवरेज करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अगले 10 साल में या 5 साल में, अभी उसका प्लान एक कच्चा ढांचा मन में है कि वो एक सिस्टम हम बना पाए कि जहाँ पे हर एक सेक्टर का बात हो, हर एक थीम का बात हो, और ऐसा काम हो वहाँ पे कि वहाँ पे अपने लोग आके पढ़े, उस सेक्टर में एज लीडर का एक नींव रख के जाए। एक ऐसा जैसा कि हम इंजीनियरिंग में आईआईटी का बात करते हैं, अभी जो नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वो हमारे लिए स्पेस नहीं बना पा रहे ना। ये अशोका है, ओपी जिंदल, वहाँ पे कितने लोग हमारे जा रहे हैं, कितने लोग अफोर्ड करते हैं 10-20-30 लाख, नहीं कर पाते ना। तो नहीं, तो हमारे लिए वो स्पेस बना नहीं, तो उस उनके भी मतलब ग्लोबल जो लर्निंग्स है, ग्लोबल जैसे कि हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दोनों यूनिवर्सिटी में 200 नोबेल, 200 नोबेल, दो ही यूनिवर्सिटी। अपना पूरा कंट्री में 10 नोबेल नहीं है, उसमें भी नॉन रेसिडेंट इंडियन ही ज्यादा लग रहे हैं मुझे। मतलब अभिजीत बैनर्जी, स्तर देख लो, पुराने भी आप अमर्त्य सेन वगैरह देखिएगा, उनका ट्रेनिंग कहाँ हुआ है। तो वो एक सोच है, वो एक सोच है कि हम ऐसा ट्रेनिंग हमारे लोगों को दे सकते हैं क्या, नॉट टोकन लेवल पे, हजारों की संख्या में, जो न्यू 100 साल पहले हमारे लोगों ने रखी है, हमारे आइडल्स में रखी है। और मैं अभी ये कॉन्फिडेंटली थोड़ा बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस, नहीं तो ये 10 साल में शुरू में बात कर रहा था कि 10 साल में मेरा थोड़ा दिमाग में था कि ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे अपने लोग आए, पढ़े, एक साथ पीयर बिल्डिंग करे, कल्चरल कैपिटल बिल्ड करे और निकल जाए और फैले। तो बट अभी एक ग्लोबल एक्सपोजर लेके आते हुए, एकलव्य का जो काम देखते हुए तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि अगले 5-7 साल में आपको दिखेगा कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हम एक शुरू करेंगे, छोटा सा का हुए ना, छोटा सा का शुरू करेंगे, और उसको धीरे धीरे एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटाइज लेवल पे कैसे करेंगे, वो मेरे सामने भी चैलेंज है। बट लाइक पीपल लाइक यू, मतलब उस जर्नी में हमको एक एज ए मेंटर रिसोर्स पर्सन रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम क्योंकि ये जो काम मैं देख रहा हूँ एकलव्य का काम, मुझे लगता है कि एक ट्रेलर के रूप में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ही लॉन्ग टर्म अपना सपना होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है। अल्टीमेट गोल वही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही लॉन्ग टर्म में, अभी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का हिस्ट्री आप देखोगे या यूके में यूनिवर्सिटी 500-700 हजारों साल का उनका हिस्ट्री। तो वो ऐसा संस्थान बनाने का सपना है जो हम 30 हो रहे हैं समझो कंप्लीट, 30 साल में वो सपना है, अगले 30 साल में कि अपने 60 उम्र तक कि ऐसा एक संस्थान बनाएंगे, वहां पे अगले हजारों साल का, 500 साल का एक न्यू रखा जाएगा, जहाँ पे कम से कम हर साल 1000 लाखों अपने स्टूडेंट्स पढ़ सकें। सपना है, देखते हैं कितना हद तक वो अचीव हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अ ड्रीम बट इट्स अ प्लान। मुझे लगता है कि द प्लान विल गोना कम ऑन द ग्राउंड। सो बात ये है कि जैसा आपने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारी लेगेसी, एंटिकाज लेगेसी है, उसमें कांशीराम जी से लेकर बाबा साहब, तमाम जो लोग हुए, इन्होंने, जैसा कि कांशीराम जी ने कहा कि हमारी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और गैर राजनीतिक जड़ों से उनका मतलब था कि ये जो संस्थान है इन पे अपना कब्जा इन द सेंस कि आवर पीपल शुड बी देयर टू रिप्रेजेंट कम्युनिटी ना। तो आपने सही कहा कि संस्थान होना बहुत जरूरी है ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लीडरशिप क्वालिटी जो है हमारे लोगों के अंदर बिल्डअप हो सके और ऐसे ऐसे नए लोग हैं जिनको एक्सपोज नहीं मिला है, शायद एक्सपोजर वो मिल सके।
आपने एक बात कही कि आप जो ये स्टेम है एरिया है, इसके अलावा भी जो अलग अलग एरियाज है, डाइवर्स फील्ड है, उसमें अपने लोगों को देखना चाहते हैं, तो क्या एकलव्य संस्थान अभी इन कुछ सालों में जो भी आपने प्रोग्रेस की है, उसमें क्या आपने शुरुआत की है कि कोई जैसे एफटीआई में गया हो, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी है, या फिर इस प्रकार के एनएफआईटी है, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज में अभी तक कोई गया है क्या, या फिर शुरुआत हुई? एफटीआई में अपने फॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल में बच्चे जा रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स अपने अच्छे स्कॉलर है एफटीआई में, कमिंग फ्रॉम नोमैड कम्युनिटी गए हैं। अपना टारगेट है आईएम के लिए हम सेपरेटली ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, एनएलयू के लिए भी सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आईएचएस नाम का इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन सेटलमेंट हमको लगता नहीं। हाँ, तो उसमें से इस बार 5 स्कॉलर अपने गए, एकदम वल्नरेबल बैकग्राउंड से गए। अभी संस्थान के मेरे पास मतलब मैं शिवनाथर यूनिवर्सिटी में रूरल मैनेजमेंट नाम का कोर्स है, 10-10 लाख का स्कॉलरशिप दे रहे वो लोग। वहाँ पे अपने 4 स्कॉलर गए ट्राइबल कम्युनिटी से, और ऐसा मतलब फेलोशिप में टीच फॉर इंडिया में अपने लोग गए हैं, एसबीआई फेलोशिप में गए, या आईएसडीएम में अपने हर साल बच्चे जा रहे हैं, पॉपुलेशन स्टडीज में बच्चे जा रहे हैं, अशोका में भी बच्चे जा रहे हैं। तो बट अलग अलग फील्ड में मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि स्टेम में भी अभी हमने स्टेम में की हमने शुरू किया है ग्लोबल के लिए। हाँ, लास्ट ईयर हमारा यंग इंडिया फेलोशिप में बच्चे गए। मुझे लगता है कि अभी सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज हमने एक हमारा भी कोर टीम का एक्सपर्टीज समझो, एक्सपीरियंस है, या हम भी उस तरीके से आ रहे हैं। बस टेम और जो क्रिटिकल मतलब ड्रामा एनआईडी है, एनआईएफटी है, या एनएलयूज है, उसके लिए हम अभी प्रॉपरली फोकस करके टारगेट कर रहे हैं। इवन ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, आईआईटी में भी ऐसे कोर्सेस है कि बीएस एमएस है। आइसर में अपना एक बच्चा गया है साइंस रिसर्च में। आइसर एक अंडर एक्सप्लोर बहुत इंस्टीट्यूशन है, 7 आइसर है। मैं गया था लास्ट दलित हिस्ट्री के लिए, वहाँ पे हजारों इंटेक है हर साल, मतलब 2000 इंटेक है। तो मुझे लगता है कि टीस में 1000 इंटेक होते हुए हम 100 बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे एक साल में। तो आइसर जैसे संस्थान में तो हमको टारगेट करना चाहिए। वहाँ पे आइसर में एट द 4th ईयर, मतलब इन द 4th ईयर स्टूडेंट्स आर एमिंग फॉर डार्ड एंड यूएसए पीएचडी के लिए। तो वो फाउंडेशन बना रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आईआईटी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पीसीएस पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके अलावा जो जितने सारे अंडर एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स है, थीम्स है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको हमको, और एकलव्य के लेवल पे जैसा हम माइक्रो कम्युनिटी टारगेट कर रहे हैं, वैसे माइक्रो फील्ड्स भी हम सोच रहे हैं कि उसमें हम कैसे सब थीम वाइज एक प्रॉपरली विंग बना के बच्चों को उसमें भेज सके। पीएचडी का हमने अभी पहल शुरू किया है। पीएचडी के पायलट कोहॉर्ट में हम 60 बच्चों को ले रहे हैं। उसमें मिक्स है सब, स्टेम, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस सारे। मुझे लगता है कि 60 लोगों के साथ काम करते हुए उसमें से ग्लोबली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यूएस में आपको पता है, यूरोप में, यूके में भी इन टर्म्स ऑफ फंडिंग थोड़ा सा कंस्टेंट है, बट वी आर एक्सप्लोरिंग दैट कि ग्लोबली कैसे बच्चे नॉलेज प्रोडक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपने जो पूछा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें अगले 5 साल में, अब 3 साल में आपको और कॉन्क्रीट लेवल पे नंबर्स मिलेंगे कि हर जगह अपने बच्चे एक अच्छे डबल डिजिट में नंबर में लोग पहुंच रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि ये जरूरी भी है कि हमारे जो लोग हैं वो एक ही फील्ड में ज्यादातर संख्या में भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपकी पहल कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होगी आपके संस्था की, कि अलग अलग जो फील्ड है, जो अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, उसमें भी हमारे लोग रिप्रेजेंट करें अपने समुदाय को, अपनी कम्युनिटी को। तो आपका भी क्या प्लान है पीएचडी करने का अभी? मेरा है नॉलेज प्रोडक्शन, मतलब थोड़ा सा मैं पहले में नहीं था इतना कि मेरा ये भी था कि ना लाइफ भी खुद का ही इतना स्ट्रक्चर्ड करके रखा है कि बट अभी मैं नॉलेज मतलब लग रहा है कि जो डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन पे लेवल पे जितना, या हायर एजुकेशन इनइक्वालिटी, या डेवलपमेंट स्पेस में जो रिप्रेजेंटेशन है अपना, या डिसीजन मेकिंग का जो रिप्रेजेंटेशन हम बार बार बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि या फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स पे इंडिया में इतना बात होता नहीं, कि ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे काम होना जरूरी है, और अपना ऑलरेडी इस फील्ड में 10-12 साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का एक एक्सपीरियंस है 5-6 साल का। तो मुझे लगता है कि नॉलेज प्रोडक्शन में जब मैं द प्रिंट में भी कुछ लिख रहा हूँ,
या मराठी में कॉलम लिख रहा हूँ लोकसत्ता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, तो मुझे बार बार लग रहा है कि नहीं यार, हम जो जिए हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं उस पर ही हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो हमको और पढ़ना होगा, हमको अपडेट रहना पड़ेगा दुनिया में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बट प्रॉपरली थोड़ा सा एकेडमिक ट्रेनिंग लेके अपना भी एक थोड़ा रोल होना चाहिए नॉलेज प्रोडक्शन में। तो थोड़ा सा अभी मन बनाए बट इस मन भी क्यों बनाए, क्योंकि एकलव्य इज लाइक चाइल्ड ना, कि अभी कोर टीम बहुत तगड़ा है, मतलब प्रशांत है, स्मिता है, आकाश है, तो कोर टीम को फाउंडिंग टीम बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी अभी रिसोर्सेज है तो 10 लोगों का फुल टाइम टीम है, तो सेकंड लाइन लीडरशिप ऑलरेडी बना है, तो अभी लगता है कि ये लोग अच्छे से उसको लीड करेंगे। और हाँ, और हमारा भी थोड़ा सा इसमें रोल कम होना चाहिए, हम थोड़ा सा विजन बिल्डिंग में ही ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि नॉलेज प्रोडक्शन में अभी उतरना, थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए अपना भी, जो जिए है, जो देखे 10-12 साल में या बचपन से, थोड़ा सा उसको। तो आपका भी उसको सुझाव क्या होगा तो बताइए, आपका भी उसमें। क्योंकि आपने ऑलरेडी लंदन में 1 साल रहकर तमाम लोगों से मिलने के बाद आपने बहुत सारी चीजें अनुभव की है और आपने जाना कि एजुकेशन जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। और आपका जो पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो कहीं ना कहीं लंदन में आने के बाद थोड़ा और ज़्यादा ग्रो हुआ और आपको वाइडली जो एक रिकॉग्निशन है वो भी मिला। तो मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस है आपके पास। और चूंकि पीएचडी करने के लिए क्या है कि अपने एक्सपीरियंस तो होते ही है, लेकिन उसको हम थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरीज है जो उनके साथ हम अगर उनको जोड़ दें हमारे एक्सपीरियंस को, तो मुझे लगता है कि हमारा जो पीएचडी लेवल की जो शिक्षा है वो सार्थक हो सकती है। क्योंकि सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस से हम पीएचडी या इस प्रकार की एजुकेशन नहीं ले सकते, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ सोचो कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी जो मेथड्स है वो अगर जुड़ जाए तो हमारा जो है पूरा जर्नी है वो रिच हो जाती है। तो आपको करना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है और आप एक प्रेरणा स्रोत हो। तो शायद मुझे लगता है कि आपकी पीएचडी से बहुत लोगों को और ज्यादा, अभी आपने मास्टर किया यहाँ से और तभी इतने हजारों लोगों को प्रेरणा मिली, तो मुझे लगता है कि पीएचडी तो और मिलेगी। और खैर उसके अलावा भी आप जो काम कर रहे हैं वो अनबीटेबल है और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो अभी हम इसको रैप अप करेंगे डिस्कशन को। मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं फिल्म बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी पढ़ाई इसी में हो रही है, तो आप फिल्में देखते हैं? यस 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 बिल्कुल। कौन कौन सी फिल्में आपकी फेवरेट है? मोस्टली जिस पे आपने रिव्यू लिखा है, एंटीकास्ट मूवीज है मेरा बहुत सारा, मतलब उस पे आप ज्यादा कमेंट कर सकते हैं, बट जितने मेरा कि मतलब इंडियन मूवीज पे आप देखेगा जाता, मराठी में फैंड्री वन ऑफ द, मतलब एक अच्छा मूवी है जिसमें हमारा, मतलब मुझे लगता है कि हम रिप्रेजेंट होते हैं थोड़ा बहुत। असुरन है, काला, मतलब पारंजित के तो सभी मूवी मतलब लगभग मुझे मतलब सभी मूवी, सरपट्टा से लेके काला से लेके कबल, जो उसका रखने का तरीका है। और इवन नीरज भाई की भी जो है, जिस तरीके का उनका जो दिखाने का तरीका है, मुझे लगता है कि वही ना अगेन कि लिव्ड एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेशन आपका, तो ये है। तो ये अपने सब मूवीज तो है ही फेवरेट। ग्लोबल सिनेमा में शॉशैंक रिडेम्पशन नाम का एक मूवी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस नाम का मूवी है, और थोड़ा बहुत मतलब सीरीज भी, थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे। तो दो उतना इतना रिलेवेंट नहीं हो, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अमेरिकन पॉलिटिक्स या वो पॉलिटिकल ड्रामा हिसाब से मुझे वो यूएस का है वो हाउस ऑफ कार्ड्स। हाँ, और बाकी है मतलब बहुत अभी एकदम याद नहीं आ रही। हाँ, याद नहीं, बट मैं देखता हूँ बहुत सारा, मतलब देखते हो आपका मतलब। मुझे मूवीज, मतलब मैं ऐसे भी देखता हूँ बहुत सारे, कि जैसा जवान आया तो जवान देख लिया, बट जो टच होता है ना कि बार बार देखने का मन करता है या ये करता है, तो ये मैं अपने बहुत सारे कल्चरल सॉन्ग्स, जैसे कडूबाई खरात है, तो गाने सुनता हूँ, देखता हूँ, तो है कि जो अपना मीनिंगफुल होता है सब चीजें, तो वो देखने का ज्यादा मन होता है कि जो उसको तरीका सिनेमा कंज्यूम करते हैं, जो मास एंटरटेनर है उसको एज एंटरटेनमेंट के रूप में देखते ही है, और बाकी जो इंस्पिरेशनल है, कुछ कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है, वो भी देखते हो। यस, जैसा कि मुझे याद है कि आरक्षण मूवी पूरा मतलब रिलेटेबल नहीं, बट उसमें एक डायलॉग है, मतलब मैं हमेशा मेरे क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, आरक्षण में एक डायलॉग है ना, वो जब आरक्षण में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वहां पे 5 मिनट का एक सीन है,
तुम्हें आओ हमेशा वो जाओ तुम्हारी माँ को बोलो कभी सब सुबह उठो पानी, मतलब वो जो, हाँ वो सीन में हमेशा, मतलब जो एट द एज ऑफ 18 जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए सेंसिटाइजेशन ऐसे क्लिप्स मुझे लगता है कि उनको डायरेक्ट बुक से आइडियोलॉजिकल डोज देने के पहले उनको लगता है मुझे छोटे छोटे क्लिप्स दिखना चाहिए, करना बहुत जरूरी है उनको। और मुझे लगता है कि ये जो फिल्में हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, पावरफुल मीडियम है। मैंने देखा कि आप बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है फिल्में बहुत देखते हैं यस साउथ की, या और आप शेयर भी करते रहते हैं। हाँ आसुरन का जो मतलब डायलॉग है, मतलब आसुरन मैंने अभी हमारे अंडरग्रेड में बच्चे ऑनबोर्ड हुए तो आसुरन सबको बोला है कि अब उसमें जो एजुकेशन वाला डायलॉग है वो कि हमारे पास जमीन होगी तो छीन लेगा, हमारे पास बस शिक्षा होगा तो कोई, मतलब या सुपर 30 भी है, सुपर 13 तो हमने बच्चों को दिखाया था समझो। तो ऐसे जहाँ पे बच्चों को प्रेरणा मिलती है थोड़ा बहुत, बट जो फाउंडेशन है अपना, तो मुझे लगता है कि जो मैंने नाम लिए कि वो काफी हद तक वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस। कि थैंक यू आप इतना मतलब वहाँ पे रह के आप इतना चल मतलब नए कंटेम्प्रेरी चीजें पे अब तो लिख रहे हो, जो आपका टॉपिक है, आपका रोल है बहुत बड़ा भी नॉलेज प्रोडक्शन में, बट आप ये प्रयास जो शुरू किया है आपने UTC, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आगे के दौर में एक बोलते हैं जैसा कि एक थॉटफुल रहेगा, थॉटफुल लीडरशिप के तौर पर, उसके लिए शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू जी। हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम डाइवर्स फील्ड से लोगों को, तमाम जो अलग अलग लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको लाएं और उनसे थोड़ी वार्तालाप करें, उनके काम के बारे में जानें। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ थे राजू केंद्रे जी, जो एकलव्य फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया, और आने वाले और एपिसोड में हम और नए कलाकार और नए शिक्षाविद और तमाम फील्ड में जो लोग हैं उनसे हम मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।